सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एक चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इससे क्वेश्चन आते भी है। ये आर एस कुर्मी से भी हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है अ फोर्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार अब जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आपके, हर एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के हैं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम करा रहे हैं स्टेटमेंट वाले। इसमें ऑप्शन है पहला, अ फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस मोशन। तो बोला है कि एक फोर्स एजेंट है जो या तो मोशन को प्रोड्यूस करता है या मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, अ फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप और टेंस टू स्टॉप मोशन। तो फोर्स एक एजेंट है जो किसी बॉडी को रोक सकता है या रोकने की कोशिश भी कर सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अ फोर्स में बैलेंस अ गिवन नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो ये फोर्स जो है गिवन नंबर की बात की यहाँ पे, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। यानी इसमें से ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसके इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विथ इट एक्ट। तो ये भी चाहिए हमको। सेकेंड है इट्स नेचर। तो नेचर कैसा है, पुश का है कि पुल का है। सेकेंड है पॉइंट थ्रू विच इट एक्ट ऑन द बॉडी। तो कौन किस पॉइंट पे वो लग रहा है वो भी चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस will have the same effect as produced by the all the forces, this is known as। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पे बोला भी है कि नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली अगर फोर्स ऐड कर रहा है देन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल द फोर्सेज, यानी रिजल्टेंट जो मिल रहा है आपको उन सारे फोर्सेस की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बोला है वेक्टर मेथड में रिजल्टेंट फोर्स आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ, तो उसको पॉलीगन लॉ थोड़ी ये बोलते हैं वेक्टर मेथड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको किससे देते हैं बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो फोर्स पी क्यू है, जैसे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है, वैसे ही ये भी है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा विथ पी, पी के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है देन, तो इसमें अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला होगा ये पूछा गया। तो इसमें अल्फ़ा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे पहले क्या लेते हैं, आपने पढ़ा होगा कि tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 2 नंबर फोर्स आपका Q है और 1 नंबर फोर्स आपका P है, तो इसलिए ऊपर Q है तो Q साइन थीटा यानी F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट यूनिट से था। अब हम लोग चलते हैं, ये फिफ्थ यूनिट है, लिफ्टिंग मशीन से क्वेश्चन है कुछ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ।
तो लिफ्टिंग मशीन का एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है? पहला इट्स आउटपुट बाय टू इनपुट, तो ये भी सही है। वर्क डन बाय इट टू द वर्क डन ऑन इट, यानी इसके द्वारा कितना वर्क किया गया और हमने कितना वर्क किया, तो ये भी इसमें होगा आपका, ये भी होगा, यानी कि कितना वर्क लिफ्टिंग मशीन के द्वारा मिला और हमने कितना लगाया, उसका रेशियो भी क्या होगा? इफिशियंसी होगा आपका। इट्स मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, यानी MA/VR, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं, या आउटपुट बाय इनपुट को भी हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इफ द इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज केप्ट कांस्टेंट, यानी इफिशियंसी को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो क्या वेलोसिटी रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। अगर हम इफिशिएंसी को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो बढ़ाएंगे तो हमको साथ में क्या करना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना होगा। और अगर हम वेलोसिटी रेशियो घटाएंगे तो साथ में मैकेनिकल एडवांटेज घटाना होगा, ताकि ये क्या रह जाए? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए पहले मैकेनिकल एडवांटेज 2 था और वेलोसिटी रेशियो 2 था, तो उस टाइम एफिशिएंसी कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। अब हम क्या किए कि वेलोसिटी रेशियो 1 कर दिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या करना होगा? 1, तभी ना ये कट के आपका एफिशिएंसी फिर 1 ही रह जाएगा। यानी हमें क्या करना होगा? यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 का फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज डैश डैश वेलोसिटी रेशियो। बोला है कि अगर आइडियल मशीन हो तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज डैश डैश वेलोसिटी रेशियो, यानी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन होता है? तो हमने पढ़ाया था कि आइडियल मशीन के केस में इफिशियंसी आपका क्या होता है? 100% होता है, जिसको 1 लिखते हैं। तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। अगर आपका इफिशियंसी 1 हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, यानी मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो 1 से गुणा होगा तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी आइडियल मशीन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें इक्वल टू होगा। इक्वल कौन है? फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ लिफ्टिंग मशीन हैविंग एन इफिशियंसी लेस देन 50% इज नोन है। तो कोई लिफ्टिंग मशीन है जिसके पास इफिशियंसी आपका लेस देन 50% है, तो उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मशीन को हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन। उस मशीन को क्या बोलते हैं? नॉन रिवर्सिबल मशीन, यानी जिसका इफिशियंसी 50% से कम होता है, और अगर इफिशियंसी 50% से ज़्यादा होता है तो उसको रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। नॉन रिवर्सिबल मशीन को ही एक हम नाम देते हैं जिसको सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, एफिशिएंसी 50% से कम है तो उस मशीन को हम लोग सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन। इफ़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 20 देन द मशीन इज, तो मशीन किस टाइप का होगा? तो यहाँ पे किस टाइप के पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? एफिशिएंसी निकालना होगा। तो वेट है यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वेट आपका कितना है? W का वैल्यू 1000 है, ठीक है, और W का वैल्यू 1000 है। उसके बाद इफर्ट जो है 80 न्यूटन है, इफर्ट यानी P का वैल्यू 80 न्यूटन दिया है, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो आपका 20 है। देखिए यहाँ पे मशीन का वेलोसिटी रेशियो 20 है। तो पहले हम इफिशियंसी निकालने के लिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? W/P, W का वैल्यू 1000 बाई P का वैल्यू 80, 0 से 0 काट देंगे, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 25 में 2 से भाग देंगे 12.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 12.5, और वेलोसिटी रेशियो ये है। इफिशियंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। मैकेनिकल एडवांटेज आपका 12.5 है, वेलोसिटी रेशियो 20 है, इंटू 100%। तो ऊपर 100 से गुणा कर लीजिए तो 125 0 हो जाएगा बटा 20, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 4.5, यानी 62.5 आ रहा है। यानी ये इफिशियंसी जो है 50% से ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा होता है तो उसको रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिवर्सिबल। 5 का ए जो आपका होगा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमने बताया था, मैक्सिमम अगर निकालना हो तो ये क्या होता है 1/m। m यहाँ पे क्या होता है स्लोप होता है, तो 1/m इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तो इफिशियंसी मैक्सिमम का कंडीशन हमने बताया था 1/1 क्या होता था 1/m इंटू वी आर। m इंटू वी आर, m आपका स्लोप होता था, वी आर आपका वेलोसिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इक्विलिब्रियम पार्ट से क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लेडर, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ़ अ लेडर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर एक लेडर इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, देन इट कैन बी मेड ऑन इक्विलिब्रियम बाई। तो इसको इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बिल्कुल सही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बोला है कि एक लेडर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वाल है, यानी वर्टिकल वाल के अगेंस्ट है। तो अगर इसको हमें को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो क्या करना होगा, उसका इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाना होगा। जैसे मान लीजिए पहले अगर इतने पे खड़ा हो रहा होगा तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा, हो सकता है सीढ़ी गिर जा रहा होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके इंक्लिनेशन एंगल को बढ़ाएंगे। मान लीजिए पहले सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सीढ़ी आपका ज़्यादा स्लोप पे रहता है ना, तो वो क्या हो सकता है गिर सकता है। ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री पे है तो चांस है कि नीचे गिर जाएगा सीढ़ी। लेकिन अगर इसको सीधा खड़ा रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे उठा के बढ़ा देंगे, इस तरह से सीधा की तरफ कर देंगे। तो यानी कि मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, तो अब ये स्थिर रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो पहले एंगल कम था, अब एंगल हम बढ़ा दिए, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट है बी नंबर, सॉरी बी तो इसमें होगा नहीं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज बाई। तो स्क्रू जैक का इफिशियंसी किसके द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इट्स पिच। तो स्क्रू जैक का इफिशियंसी क्या होता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। अब पिच आपका जो होता है, पिच के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पिच क्या होता है। पिच को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द मतलब ये रेशियो होता है या डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रिवोल्यूशन, यानी स्पिंडल जो आपका है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका एक ये पार्ट है स्पिंडल का और एक रिवोल्यूशन इसका घुमा रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर पूरा कर रहा है तो ये 40 सेंटीमीटर आपके लिए क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। अब इसका इफिशियंसी से क्या लेना देना है, तो स्क्रू जैक का जो इफिशियंसी होता है वो पिच के टर्म में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पिच को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, पावर स्क्रू जैक का हम लोग इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan अल्फ़ा बाई tan फाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है हेलिक्स एंगल होता है, फाई आपका फ्रिक्शन एंगल होता है और अल्फ़ा यहाँ पे हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पे जस्ट हम पिच को बढ़ाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी ज़्यादा मिल जाएगा। जस्ट इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन द हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू। देखिए तो अगर मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो यहाँ पे हेलिक्स एंगल को क्या होना पड़ेगा, तो यहाँ पे हेलिक्स एंगल अल्फ़ा आपका अल्फ़ा है। तो अगर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो उस केस में आपका जो हेलिक्स एंगल होगा वो होता है पाई बाई फोर माइनस 5/2। पाई/4 आपका 45 डिग्री होता है माइनस 5/2। तो पाई/4 माइनस मतलब 45 माइनस 5/2, 45 माइनस 5/2, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर ओनली लाइंग एबव द अदर। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, सॉरी इस क्वेश्चन को नहीं करना है।
इस क्वेश्चन को नहीं करना है, 1 मिनट ज़रा सा देख लेते हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ज़रा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है विथ साइड ए, तो साइड क्या है आपका ए है, सबका साइड आपका क्या है ए है। डैश डैश इज फ्रॉम एनी 3 साइड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, सी जी। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, तो ये आपका होता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए। तो √3/2 टाइम्स ऑफ ए किस ऑप्शन में, देखिए पहला वाला ऑप्शन में √3/2 और इंटू यहाँ पे ए है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सेकेंड नंबर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर लाइज एट डिस्टेंस ऑफ डैश डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो यहाँ पे बोला है हेमीस्फीयर की बात किया है, तो हेमीस्फीयर आपका कुछ इस शेप के होता है और बेस से इसका पूछा है, इस बेस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में कितना होगा ये पूछा है। तो वर्टिकल रेडियस आपका आर है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है √3r/8 होता है, 3r/8 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर d एंड हाइट h लाइज एट डिस्टेंस डैश डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट सर्कुलर कोन का पूछा है, एक सर्कुलर कोन है, ठीक है, इसका रेडियस जो है, रेडियस आपका कितना, डायमीटर d दे रखा है, तो डायमीटर आपका d है और हाइट आपका कितना है, हाइट आपका h है। तो वर्टिकल रेडियस के बारे में पूछा है, मतलब कि बेस से पूछा है, बेस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, तो यहाँ का वैल्यू पूछा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कितना होता है। तो जस्ट आपको ये बताना है कितना होगा ये। तो डायरेक्ट आप इसको याद करिए, क्या होता है, h/4 होता है। ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r is cut from a circular disc of radius 2r in such a way that diagonals of hole is the radius of disc. The center of gravity of section lies. तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो वहाँ उसका सेक्शन ऑफ वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे लाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये तो नहीं पता कि ये कि कांटा कहाँ से जा रहा है, तो जहाँ से काटा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, इसमें समवेयर इन द डिस्क हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए इक्विलिब्रियम वाले फिर से चैप्टर में। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका द लैमिस थ्योरम इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर। तो लैमिस थ्योरम किसके लिए अप्लीकेबल है ये आपसे पूछा गया है। तो सेकंड ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो बताना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट इसमें आपसे क्या पूछा है, कोप्लेनर फोर्स, कनकरेंट फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, कनकरेंट, एनी टाइप ऑफ फोर्स। तो सारे टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, लैमिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जो भी दे रखा है। थर्ड है इन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। एक मिनट, जरा सा फर्स्ट क्वेश्चन को हम चेक कर लें। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर एनी टाइप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका कोप्लेनर एंड कनकरेंट होगा, यानी कि एक ही प्लेन में हो और एक पॉइंट पे लाई कर रहा हो। लैमिस थ्योरम हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं ना। लैमिस थ्योरम आपका ये मान लीजिए PQR है, इसके बीच का एंगल अगर अल्फ़ा है, इसके बीच का एंगल अगर बीटा है और इसके बीच का एंगल गामा है, तो इसको क्या लिखते हैं, P/sin अल्फ़ा इक्वल टू Q/sin बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, R/sin गामा लिखते हैं। तो ये कोप्लेनर और कनकरेंट फोर्स के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन इन अ बॉडी, इफ़ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम वी मे कंक्लूड दैट no force is acting on body, the resultant of all force acting on it's zero, the moment of force about any point is zero, both B and C। तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका,
थर्ड का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, यानी किसी बॉडी पे जो सारे फोर्स लग रहे हैं वो जीरो है। देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द फोर्स आर, तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो सकता है तो कौन सा फोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन में, तो उसके लिए हम लोग कंकरेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज़ नो लीनियर मोशन, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। बोला है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट हैव नो लीनियर मोशन, तो अगर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है तो रोटरी मोशन भी हो सकता है। मान लीजिए एक बॉडी हम यहाँ पे रख दिए, अब इसमें लीनियर मोशन यानी इस टाइप का नहीं हो रहा है, तो बॉडी घूम भी तो सकता है ऐसे, तो यहाँ पे एक ही केवल ये लीनियर मोशन के बारे में बोला, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। और सिक्स नंबर, लैमेस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ कंकरेंट फोर्स, तो कंकरेंट फोर्स के लिए केवल अप्लाई होता है, तो ये डिसएग्री होगा क्योंकि कोप्लेनर और कंकरेंट दोनों होना चाहिए, यानी एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो और एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो, तो इसलिए उसके लिए हम लोग लैमेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर ये आपका लिफ्टिंग मशीन से कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला फर्स्ट, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड एक्सल विथ डी एंड एज द डायमीटर ऑफ इफर्ट व्हील एंड लोड एक्सल इज, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है, तो इसमें आपको वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा वो बताना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था, डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सेकेंड क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल व्हील का वेलोसिटी रेशियो पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो डिफरेंशियल व्हील का क्या बताए थे हम, 2d बाई d1 माइनस d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, डिफरेंशियल पुली ब्लॉक हैव लार्जर एंड स्मॉलर ब्लॉक डायमीटर 100 mm एंड 80 mm रेस्पेक्टिवली, इट्स वेलोसिटी रेशियो, तो डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है तो उसका क्या होगा, आपका वेलोसिटी रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, और 10 कैसे आएगा, इसको हम बता देते हैं कैसे आएगा आपका। तो देखिए जो डिफरेंशियल पुली ब्लॉक होता है उसमें वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है 2d बाई 2 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो 2 इंटू कैपिटल डी यहाँ पे 100 है, फिर कैपिटल डी 100 माइनस स्मॉल डी आपका 80 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 है, 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 20, 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपसे, इन अ वर्म्ड गियर पुली ब्लॉक इफ वी डबल द नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील इट्स वेलोसिटी रेशियो, तो अगर डबल कर देंगे तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, इसको बस ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल परचेस क्रैब विंच कैन बी इंक्रीज बाई, तो वेलोसिटी रेशियो उसका कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसका लेंथ ऑफ हैंडल इंक्रीज करना होगा, हैंडल का लेंथ अगर इंक्रीज कर देंगे तो उसका वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है एक 6 नंबर, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम पुली विथ 4 पुली, फर्स्ट सिस्टम पुली है और उसके पास 4 पुली है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का क्या फॉर्मूला होता है, 2 का पावर n, तो 2 का पावर n की जगह पे 4 रख देंगे यानी 16 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ पुली इन अ सिस्टम टू इट्स वेलोसिटी रेशियो देन इट इज सेट ऑफ, बोला है कि इफ द नंबर ऑफ पुली इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द इट्स वेलोसिटी रेशियो, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ पुली है जिसमें जितना पुली है उतना ही उसका वेलोसिटी रेशियो है, तो उस तरह के पुली सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ाया था, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का 2 पावर n फॉर्मूला होता है, सेकेंड सिस्टम का n होता है, और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का क्या होता है, 2 का पावर n माइनस 1। 8 नंबर क्वेश्चन, इन अ सिंपल स्क्रू जैक विथ L लेंथ एंड if effort on wheel is P and pitch of screw, तो pitch इसका कैसे लिखेंगे हम लोग,
पिच इट्स वेलोसिटी रेशियो इज, पिच दिया है और पिच आपका पी है, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे क्या होगा, तो वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है 2πl/p, 2πl/p यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डबल थ्रेडेड वर्म गियर स्क्रू जैक इज डबल देन ऑफ सिंगल थ्रेडेड स्क्रू जैक प्रोवाइड अदर डायमेंशन रिमेंस द सेम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बोला है कि अगर हम उसको डबल करेंगे तो ये वेलोसिटी रेशियो सेम रह जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये आपका है एक तरह का, बोला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटेक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटेक्ट, तो कंटेक्ट में अगर रहेगा तो वो किससे डिपेंडेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, इट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ देयर कंटेक्ट। तो हमेशा क्या होता है, उसके कंटेक्ट के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लें। हाँ ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन लाइंग एबव द अदर डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द। तो इसमें क्या होगा आपका सेकेंड का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों के बीच। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट। तो यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट ही पूछ दिया है, तो ये क्या होगा, इन विच अ बॉडी टेंस टू मूव और इन विच अ बॉडी इज मूविंग। तो दोनों का होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कंटेक्ट। तो कितने एरिया पे कंटेक्ट है इस पर डिपेंड नहीं करता है, बट बॉडी अगर स्मूथ हो तब उससे कंडीशन आता है। अगला है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिफ्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन टू सरफेस, ये भी सही है। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑल ए बी सी आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जिसमें स्टेटमेंट से होगा, ऐसा नहीं कि आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठा के दे दिए जाएंगे। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव में से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।